आज इस डिस्कशन में हम बात करेंगे 498A, जो एक प्रोविज़न कि इंडियन पिनल कोड में ऐड किया गया 1983 के अंदर। वो प्रोविज़न क्यों ऐड किया गया, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट फाइल करने का, और कैसे उस कंप्लेंट केस से फिर एफआईआर होती है या फिर और उसके क्या क्या एक्सटेंट सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारी चीज़ हम बात करेंगे। तो 1980s में जब बहुत से केसेस अचानक आए जिसमें कि पता ये लगा कि जो मैरिड वुमेन है उसको जलाया जा रहा था, तो ये एक बड़ा ही इशू, पॉलिटिकल इशू बन गया। और फिर 1983 में अमेंडमेंट हुई, जिस अमेंडमेंट में फिर आईपीसी में ये इंसर्ट किया गया सेक्शन 498A, जिस सेक्शन में जो मैरिड लेडी है उसका हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स दोनों के अगेंस्ट एफआईआर की जा सकती है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस उस टाइम बनाया गया ये। फिर थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि इस प्रोविज़न का मिसयूज़ भी होना शुरू हो गया, कि जो उसमें एलिगेशंस लगाए जाते थे वो बड़ा एग्जैजरेट किए जाते थे, अननेसेसरली हस्बैंड के रिलेटिव्स को, ओल्ड एज बच्चों को उसमें एक्यूज़ बनाया जाता था हरेसमेंट करने के लिए। और फिर उसके बाद इसकी काफ़ी निंदा भी हुई जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बदलाव लाए और कुछ डायरेक्शंस दी जो कि एफआईआर और अरेस्ट के रिलेटिंग है, बिकॉज इट वाज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो पहला डर यही होता था हस्बैंड्स को कि अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई या उनके रिलेटिव्स को, कि हमें अरेस्ट ना किया जाए। तो आज ये सारी चीज़ हम बात करेंगे इसके अंदर। तो पहले सबसे बात करते हैं 498A क्या है और इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब 498A जो है वो एक सेक्शन है जिसमें कोई भी ऐसा कंडक्ट, विलफुल कंडक्ट जिसको बोलते हैं, जो कि वुमेन के साथ किया जाए इस नेचर का कि वो उससे सुसाइड कर सकती है या उसको एक इंजरी हो सकती है ग्रेव नेचर की, या उसके डेंजर है लाइफ और लिम्ब को या उसकी हेल्थ को, तो वो क्रुएलिटी माना जाएगा। या फिर उसको हरेस किया जाता है और इस इंटेंशन से हरेस किया जाता है या उसको फोर्स किया जाता है कि वो अपने रिलेटिव से, अपने जो पेरेंट्स है उनसे कोई चीज़, कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो उससे डिमांड की जाती है, जिसको डॉरी डिमांड कहते हैं, अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ पाई जाती है तो वो 498A को अट्रैक्ट करती है, जिसमें कि 3 साल की पनिशमेंट है और साथ में उसके फाइन भी हो सकता है। तो ये डॉरी रिलेटिंग प्रोविज़न है जो 498A का ऐड किया गया। अब इसके साथ ही कई बार देखा गया है कि 406 भी ऐड होता है। 406 को हम कहते हैं, 406 बनाया गया था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट है उसके अंदर। तो उसमें भी इम्प्रिजनमेंट 3 साल की है, फाइन है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने किसी को दी है ट्रस्ट करके उसको, कि वो मेरी चीज़ संभाल के रखेगा और वो चीज़ को वापस नहीं करता है, उसको मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी अट्रैक्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि वुमेन को राइट दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसको हम कहते हैं कि राइट टू स्त्रीधन, जो स्त्रीधन वो लेके आई है, जो डॉरी आर्टिकल्स हैं जो उसको गिफ्ट मिले हैं शादी में, शादी से बाद, वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये उसका राइट है कि वो ये प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो उसकी प्रॉपर्टी उसके इन लॉज के पास है, उसको वापस नहीं कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को, तो 406 भी अट्रैक्ट हो जाता है। और हमने कई बार देखा होगा सेक्शन 34 साथ में ऐड होता है, जो कि कॉमन इंटेंशन है, जहाँ पे अगर एक से ज़्यादा अगर एक्यूज़ हो जाएं तो सेक्शन 34 भी उसके साथ वो ऐड कर देते हैं। अब इसका तरीका क्या है कंप्लेंट फाइल करने का? अगर कोई मैरिड वुमेन जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई, जैसे कि मैंने बताया, कोई क्रुएलिटी हुई है उसके साथ, या उसको कोई डॉरी डिमांड की गई है उससे, और वो 498A के प्रोविज़न के अंदर फॉल करती है, तो सबसे पहले उसको एक कंप्लेंट बना के देनी पड़ेगी, सारे फैक्ट्स लिख के
और वो सारी कंप्लेंट बना के उसको क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जिसको CAW सेल कहते हैं, अपने एरिया के हिसाब से, जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वो CAW सेल के अंदर कंप्लेंट देती है। और उस कंप्लेंट जब पहले जाती है तो अब जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से, अब वो कंप्लेंट में पहले हस्बैंड को बुला के रिकन्सिलेशन किया जाता है, रिकनसाइल करने की कोशिश की जाती है कि इसमें कोई सेटलमेंट हो जाए। अगर वहाँ पे कोई सेटलमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर ये डायरेक्शंस हैं कि जो भी डॉरी आर्टिकल, जो भी स्त्रीधन, जो भी एक लिस्ट होती है डॉरी आर्टिकल्स की जो साथ में एनेक्स होती है कंप्लेंट के, वो सारे जो हैं वो वापस दिलवा दिए जाएं उस मैरिड वुमेन को। अगर वो सारी चीज़ें वापस हो जाती हैं तो 406 का जो प्रोविज़न है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। तो अगर वो फिर भी नहीं होता है, सारी चीज़ें नहीं वापस हो जाती हैं और कोई सेटलमेंट नहीं होता है, तो देन द मैटर इज़ रेफर टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। पर अब जब FIR होनी है तो FIR का ये है कि भाई जब ये FIR होगी तो अरेस्ट उसमें का प्रोविज़न भी है, बिकॉज इट इज़ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बहुत ज़रूरी नहीं लगता कि इसकी अरेस्ट होनी चाहिए, तब तक वो अरेस्ट नहीं हो सकता। हस्बैंड के लिए ACP की डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, एक उसका रिक्वायरमेंट है कि वो जब भी अरेस्ट करेंगे तो प्रायर अप्रूवल लेंगे ACP से, और अगर किसी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड को अरेस्ट करना है तो DCP से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी उनके अरेस्ट के लिए। ये अब गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा इसके बिना वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकते। अब कंप्लेंट जो ये फाइल होती है, ये कौन कौन फाइल कर सकता है? ये ऑब्वियसली जो एग्रीव्ड वुमेन है वो फाइल कर सकती है, उसके रिलेटिव्स हैं वो फाइल कर सकते हैं। इवन किन्हीं केसेस में ये हेल्ड किया गया कि सेकंड वाइफ है अगर, तो सेकंड वाइफ भी ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और इसका लिमिटेशन जो है वो 3 इयर्स का है फ्रॉम द लास्ट अलेज्ड इंसिडेंट। जो भी लास्ट अलेज्ड इंसिडेंट होगा उससे 3 साल तक का लिमिटेशन है। बट इन सम peculiar circumstances in the interest of justice, court may take cognizance even if it is barred by limitation। 3 साल से ज़्यादा भी है तब भी कोर्ट उसका cognizance ले सकता है। अब क्योंकि इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया और मिसयूज़ से कोर्ट ने देखा कि भाई जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो FIR रजिस्टर हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर जो रिलेटिव्स हैं उनको अननेसेसरली इन्वॉल्व किया जा रहा है। हस्बैंड के अगेंस्ट एलिगेशन जो लगाई जा रही हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, एंड देन इट लेड टू एक्विटल इन मैनी केसेस। तो एक्विटल उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था, कन्विक्शन बड़ी कम हो रही थी। तो इसका मिसयूज़ को रोकने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइंस पास की, और फिर अरनेश कुमार की जजमेंट भी आ गई जिसमें कि कहा गया कि 7 ईयर्स से बिलो अगर इम्प्रिजनमेंट है तो उसमें जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है तब तक अरेस्ट ना किया जाए। कैजुअल मैनर में अरेस्ट बिल्कुल उन्होंने उसमें मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये गाइडलाइंस पुलिस को भी दी गई कि भाई FIR भी ऐसे कैजुअली ना रजिस्टर की जाए, पहले की उसकी स्क्रूटनी की जाए कंप्लेंट की अच्छी तरह से, एक रूटीन मैनर में नहीं FIR रजिस्टर की जाए कि जो कंप्लेंट आ गई उसको रजिस्टर कर लिया। नहीं, पहले वो कंप्लेंट को अच्छी तरह से जो है स्क्रूटनाइज़ किया जाए और फिर वो अप्रूवल ज़रूर DCP लेवल का लिया जाए उसको रजिस्टर करने के लिए, केस रजिस्टर करने के लिए। और अब एक लास्ट चीज़ जो ये रह गई कि इफ़ देयर इज़, अगर एक्विटल लीड कर जाता है और कोर्ट ये हेल्ड करता है कि एलिगेशंस वर फॉल्स और अननेसेसरली हरासमेंट किया गया, और ये जो कंप्लेंट फाइल की गई, जो FIR रजिस्टर की गई, तो उसमें क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं हस्बैंड को और उसके रिलेटिव्स को जिनके अगेंस्ट वो FIR रजिस्टर की गई थी। तो उसमें भी वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, वो डिफॉर्मेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ रेमेडीज उनके लिए भी हैं। और उसमें इंडियन पीनल कोड में भी जो 182 का प्रोविज़न है उसमें भी वो अट्रैक्ट करता है, जिसमें कि 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट भी है अगर वो एलिगेशंस बिल्कुल फॉल्स पाए जाते हैं, विदाउट एनी बेसिस पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम कंप्लेंट कर लें तो कंप्लेंट में कोई फॉल्स एलिगेशंस ना हो, कोई एग्जेजरेशन ना हो, जो ट्रू फैक्ट्स हों वही उसमें हमें प्लीड करने चाहिए। क्योंकि आगे जाके अगर वो फैक्ट्स ठीक नहीं निकले और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें कोई भी ऐसी चीज़ पाई गई कि ये चीज़ जो है
वो नहीं हुई थी और वो लिखी गई है, तो वो फिर एक एफआईआर या एक क्रिमिनल जो एक्शन है वो एग्रीव्ड लेडी के अगेंस्ट भी, एग्रीव्ड वुमेन के अगेंस्ट भी कोर्ट या पुलिस फाइल कर सकती है, या हस्बैंड भी फाइल कर सकता है, उसके रिलेटिव भी फाइल कर सकता है। सो इस प्रोविज़न को का मिसयूज़ रोकने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई। तो ये रेमेडीज़ आज हम बात की 498 406 की। थैंक यू सो मच।